चैप्टर नंबर 13, chapter name atomic physics. स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जब एटम की डिस्कवरी हुई उस समय अलग अलग साइंटिस्ट ने। सर मेहुल को ऐड कर लो वेटिंग रूम में। आ गई मीनल। मेहुल 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 आ नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो आ गया। अभी दिया आई थी दिया। जब एटम की डिस्कवरी हुई थी तो समय अपने अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने अलग अलग पोस्टुलेट्स थे, इमेजिनेशन थी। तो सबसे पहले जो है वो थॉमसन। तो नोट करो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है, ये सब इमेजिनेशन पोस्टुलेट्स कह सकते हो। थॉमसन ने एटम के बारे में क्या क्या, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज स्फेरिकल। उसने कहा कि एटम स्फेरिकल है। एक मिनट भाई, एटम स्फेरिकल है। एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका साइज अकॉर्डिंग टू थॉमसन। थॉमसन ने ये भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड द वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज एम्बिडेड यानी कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज। लाइम वाटर, अपना जो तरबूज होता है लाइम वाटर, उसकी तरह उसका जो रेड पार्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और सीड्स जो है वो नेगेटिव। ऐसा ही एक फॉरेन सीड्स है प्लम पुडिंग, अपना लड्डू मान सकते हो। उसके जो येलो पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज और बीच बीच में जो काली मिर्च होती है एच नेगेटिव। तो इस तरह से उसने इसको कंपेयर किया एटम को। उसने ये भी बताया कि एक एटम का जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। इट मींस एटम इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी एटम न्यूट्रल होगा, यानी उसका टोटल चार्ज 0। इसके मेन पॉइंट्स तो लिखो अकॉर्डिंग टू थॉमसन। फर्स्ट, एटम इज स्फेरिकल।
spherically, second, size of atom is almost order of 10 की पावर minus 14, sorry, 10 की पावर minus 10 meter. Third, positive charge of the atom are distributed throughout the sphere, and negative charge are ambidextrous. दशा हो रहा रहना मतलब negative charge ambidextrous in that positive charge sphere. In that positively charged sphere. Next point, atom is electrically neutral. तो इसकी points हो गए about atoms. Next topic, limitation of Thomson atomic model. उसको ड्रॉबैक भी कह सकते हो. ड्रॉबैक क्या क्या ड्रॉबैक है? एक तो जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम सीरीज एक्सप्लेन हुई थी, लाइमन, बामर, पाशन, तुमने केमिस्ट्री में स्टडी की होगी, इसलिए नाम याद होंगे तुम्हें. उन सीरीज को इस एटम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एक तो ये इसकी ड्रॉबैक थी, और दूसरा अगर ये माना जाए कि एटम का एग्जिस्टेंस ऐसे है, तो एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. जस्ट इसके बाद हम उसको स्टडी करेंगे. वो एक्सपेरिमेंट इस मॉडल से नहीं हो सकता. अगर एटम का मॉडल में माना जाए कि एटम का मॉडल ऐसा है, तो वो प्रैक्टिकल एक्सप्लेन नहीं हो सकता बाय दिस मॉडल. तो ये इसकी दो यानी ड्रॉबैक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल. एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय दिस मॉडल ऑफ एटम. और जो रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. यही कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता अगर एटम का ये मॉडल माने. तो नोट करो आप. फर्स्ट, इट वुड नॉट एक्सप्लेन
It would not explain the origin of spectral series, the origin of spectral series of hydrogen and other atoms. Hydrogen and other atoms observed experimentally. सर ऑफ की बात क्या था? Experimentally. नहीं, एटम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटली. Atom observed experimentally. हो गया सर. Second, it could not explain the large scattering. It could not explain the large scattering of alpha particle from thin metal foils as observed by Rutherford. लिख लिया सर. As observed by Rutherford. ये था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. यस सर. ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था. उसने गोल्ड फॉइल ली. ये गोल्ड फॉइल है. इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई है, ओरिजिन करवाया. ये अल्फा पार्टिकल है. ये कोई बॉक्स है जिसके अंदर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी से अल्फा पार्टिकल इंड्यूस हो रहे हैं और मूविंग टुवर्ड द गोल्ड फॉइल. ये गोल्ड फॉइल है. जब ये अल्फा पार्टिकल कोलिजन करते हैं गोल्ड फॉइल से तो अपने पास से रिफ्लेक्ट होगा. कुछ अल्फा पार्टिकल कम एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल ज्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से भी ज्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. और अबाउट 10,000 पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से डिफ्रैक्ट हो जाता है. रिटर्न बैक ऑन पाथ उसी पास पे रिटर्न हो जाता है. बैक जिस पास से जाता है उसी पाथ के ऊपर होता है. 180 डिग्री कह सकते हैं. ये उसने ऑब्जर्वेशन लिया, ये प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके उसने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट एंगल पे. कुछ अल्फा पार्टिकल कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ज्यादा, कुछ 90 से भी ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और 10,000 पे एक अल्फा पार्टिकल में हुआ 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट. ये इंग्लिश से गया था उससे सिवा केस. अब इसको कैसे समझा जा सकता है?
ये गोल्ड का एटम लिया, एटम ऑफ गोल्ड, और इसको इस तरह से ये बहुत से अल्फा पार्टिकल बिना रिफ्लेक्ट स्टेट निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल भी नहीं है, ये सब पास ये का रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे देखते हैं कुछ 90 से भी ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए, और एक अल्फा पार्टिकल 10,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट, ये उसका एक्सपेरिमेंट है। ये अल्फा पार्टिकल का अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होना या रिफ्लेक्ट नहीं होना, इससे क्या रिजल्ट निकला, उसमें इससे क्या रिजल्ट निकाला, ये अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ये अल्फा पार्टिकल 3 है और ये वाले अल्फा पार्टिकल बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए। अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने पास से रिफ्लेक्ट तभी होता है जब सामने कोई दूसरा पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेंड करता है। अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव अपने पास से तभी रिफ्लेक्ट होगा जब सामने भी पॉजिटिव चार्ज, और हम जानते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट अल्फा पार्टिकल का अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होना ये शो करता है कि इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इसके ऊपर कम इफेक्ट, इसमें तो है नहीं इफेक्ट क्योंकि तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ बट मिनिमम एंगल्स, तो इसके ऊपर एटम के पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो कम, ये ज्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब इसके ऊपर एटम के पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो इसके कंपेयर में ज्यादा, और इसके ऊपर एटम के पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा। उसी रिजल्ट निकला कि एटम का पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल रीजन के अंदर कंसंट्रेट होता है, और स्मॉल रीजन को कॉल्ड न्यूक्लियस, जैसा रदरफोर्ड ने बताया, सॉरी जैसा थॉमसन ने बताया था कि एटम का पॉजिटिव चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बात रॉन्ग हो गई। अगर ये एटॉमिक मॉडल मानते तो सभी अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो, इस पॉजिटिव से अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव रिपेल होता और अपने पास से रिफ्लेक्ट होता, ये वाली पोजीशन नहीं है, ये वाली पोजीशन नहीं है। सभी पार्टिकल क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं सेम एंगल। अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल माना जाता तो थॉमसन से एटॉमिक मॉडल से ये प्रूफ नहीं हो सकता, और ये एक्सपेरिमेंटली है, तो इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटली होता है वो प्रूफ माना जाता है, राइट माना जाता है। तो इससे क्या होगा, इसका मॉडल तो फेल हो गया, इसका थॉमसन का, बट इसके मॉडल से एक नई बात का प्रोडक्शन हुआ, और नई कौन सी, एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट इन ए स्मॉल रीजन, और दिस स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी रदरफोर्ड की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट था वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, उसने एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इस एक्सपेरिमेंट से उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जैसा कि थॉमसन ने बताया था।
उसने कहा कि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ना होकर एक स्मॉल रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और दिस स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर है, तो इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट नहीं है। ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा पास है, तो इसके ऊपर कम इफेक्ट है। ये और भी ज्यादा नियर है, तो इसके ऊपर और भी ज्यादा इफेक्ट है। और ये तो एकदम फ्रंट में है, तो इसके ऊपर एकदम फ्रंट में जा रहा है ये अल्फा पार्टिकल इसके, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। इसलिए 180 के ऊपर क्या होगा, ये इसका मतलब ये अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होने का मतलब टोटल चार्ज ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम is concentrated in a small region called पहली बात। दूसरी बात, ये बिना डिफ्लेक्ट होकर निकल गए, इसका मतलब ये होता है कि एटम का मोस्टली पार्ट वैकेंट है। इसके साथ साथ ये भी अपन कह सकते हैं इसने एटम का साइज, रदरफोर्ड ने भी एटम का साइज 10 की पावर -10 मीटर बताया, बट इसने न्यूक्लियस का साइज भी बताया। इसने न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15 रवि 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 ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर कैलकुलेटेड बाय रदरफोर्ड और साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर। थॉमसन ने भी यही बताया, साइज ऑफ एटम बीच में डिस्कनेक्ट और ये न्यूक्लियस का साइज। तो एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 10 की पावर 5, इट मींस 1 lakh टाइम्स, यानी एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख टाइम्स बड़ा होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख टाइम्स बड़ा होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस और इसका सरफेस है, इसके बीच में वैकेंट है, खाली है। यानी मोस्टली पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली रहेगा। ये सेकेंड रीजन। और थर्ड रीजन, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि नेगेटिव चार्ज कौन? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ये इसका थर्ड रिजल्ट था। और फोर्थ रिजल्ट ये था, उसने भी यही बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी एटम के अंदर amount of positive charge and an amount of negative charge are equal. It means atom is electrically neutral. तो इसके कुछ पॉइंट थॉमसन से मैच करते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट थॉमसन से मैच करता है, 10 की पावर -10 मीटर वाला, थॉमसन ने भी यही बताया। और सेकंड, थॉमसन ने भी कहा था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और रदरफोर्ड ने भी यही कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट मींस न्यूट्रल। amount of positive charge and amount of negative charge in atom is right। अब इस तरह डायग्राम बनाओ, फिर इसके रिजल्ट्स दिखाएंगे अपन। हाँ, एक मिनट, अब इसमें पार्टिसिपेट देखना है अपन को। अच्छा, यहाँ पे कुछ हाँ हो रहा है।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी इसके रिजल्ट्स, ये इसका मॉडल एटॉमिक मॉडल, जो इसके रिजल्ट्स है वो इसका क्या है, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब फर्स्ट पॉइंट लिख के नोट करो, most of the mass and all the positive charge of an atom are concentrated in a very small region, known as atomic nucleus. Known as atomic nucleus. Done? Yes, sir. Second, Yes, sir. the size of the nucleus is extremely small. ब्रैकेट में लिखो डायमीटर 10 की पावर -15 मीटर, ब्रैकेट में क्लोज कर दो डायमीटर 10 की पावर -15 मीटर और ब्रैकेट क्लोज। as compared to size of the atom, ब्रैकेट में डायमीटर 10 की पावर -10 मीटर, ब्रैकेट में नोट करो डायमीटर 10 की पावर -10 मीटर। हो गया सर। Yes, sir. So most of the space in an atom, is empty. Most of the space in an atom is empty. Up. Third point. The negative charge particle known as electron revolve around the nucleus in the circular orbit. Yes, sir. Or fourth point, atom is electrically neutral. Yes, sir. Clear? Next topic, drawbacks of Rutherford atomic model.
Drawbacks of Rutherford atomic model. इसकी भी ड्रॉबैक्स है। Yes, sir. फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सीलरेटेड चार्ज रिलीज एनर्जी, यानी जब कोई चार्ज मूव करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, यानी उस चार्ज की एनर्जी डिक्रीज होती है तो फिर एनर्जी रिलीज करता है। ये थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सीलरेटेड चार्ज रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी इसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये न्यूक्लियस है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, यानी रेडिएशन निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, उसके फॉर्म में होती है एनर्जी रिलीज। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी और लास्ट में जब एनर्जी फ्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन इन द इंडो न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर मिक्स होगा, यानी एटम, यानी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम इज अनस्टेबल। बबल हो गया, जैसे बबल बनता है फिनिश। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम की पोजीशन भी ठीक ऐसी है, ये स्टेबल नहीं है, बना कुछ समय बाद फिनिश खत्म हो, बना फिर खत्म हो, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली एटम तो क्या है, स्टेबल है। आगे बात पता नहीं कितने साल पुराने हैं और अभी भी है, गोल्ड है, सिल्वर है, कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता। इट मींस प्रैक्टिकली एटम इज स्टेबल, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम इज अनस्टेबल। एक तो ये इसकी ड्रॉबैक है। और सेकंड ड्रॉबैक, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कंटिन्यूस रेगुलर एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब अगर ये एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.9 वोल्ट की है तो उसके बाद 1.1 की भी मिलेगी, 1.2 की भी मिलेगी, 1.3 की भी मिलेगी, 1.4 की भी मिलेगी। यानी जो एनर्जी मिलती है हमें ये रेगुलर वैल्यू मिलती है। ये जो एनर्जी मिलती है इसको ये अपन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मानते हैं। रेगुलर एनर्जी का मिलने का मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी को ही अरेंज करना लेवल में स्पेक्ट्रम होता है। ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस, यानी जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कंटिन्यूअस वैल्यू की। बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ और जब ये एनर्जी रिलीज हुई, जब इसको फाइंड आउट किया तो ये रेगुलर थी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई, यानी कंटिन्यूअस नहीं हुई, डिस्क्रीट हुई। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये जो एनर्जी मिलती है वो कंटिन्यूअस मिलती है, इसको हम स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस होगा, बट एक्सपेरिमेंटली इसके कॉन्ट्रारी। उसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डिस्क्रीट मिलती है, कंटिन्यूअस नहीं मिलती। तो ये इसकी सेकंड ड्रॉबैक, इसकी अब इसको नोट करें।
फर्स्ट, ये तो नोट कर लेना ही डायग्राम। फर्स्ट लिखो according to electromagnetic theory of radiation, according to electromagnetic theory of radiation, accelerated charge particle emit energy in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation. Yes, sir. Due to continuous emission of energy, by accelerated electron, while revolving around the nucleus, the energy of electron decreases. Then यहाँ तक, Yes, sir. and they finally spiral down into the nucleus. These would mean a collapse of atomic structure. These would be a collapse of atomic structure but an atom is found to be a stable one. That is it failed to explain the stability of the atom. It failed to explain the stability of the atom. इसका एक टाइम के अंदर आंसर आ गया कि एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। शॉर्ट में आंसर हो गया ये, और एक्सप्लेन करवाए तो अपन ने 4-5 जो लाइंस लिखी है तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि किस तरह ये फेल हुआ टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकंड, according to this model,
according to this model, electromagnetic wave of all the frequency एक मिनट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद according to this model, electromagnetic wave of all the frequency should be continuous spectra, but it is contrary हाँ to the experimental, ये क्या होगा मैंने देखा नहीं था result. हाँ Bohr atomic model of bracket में लिख लो Bohr postulate और hypothesis. Postulate का मतलब imagination. इसने एटम के बारे में अपने खुद के इमेजिनेशन, अपने खुद के विचार दिए। तो एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए इसने 3 पोस्टुलेट यानी 3 इमेजिनेशन दिए कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए और उसके अंदर ये होना चाहिए। फर्स्ट पोस्टुलेट तो इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन around the nucleus revolve in circular path around the nucleus in circular path. ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और उसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। We know any particle, any body जब ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसको एक फोर्स की नीड होती है। कौन सा फोर्स होता है वो? Force necessary to circular motion. Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो प्रोवाइड बाय द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्ब फोर्स है वो कूलम्ब फोर्स प्रोवाइड द necessary centripetal force यानी mv square upon r equal k Ze e upon r. Ze nucleus का charge, Z means atomic number of the nucleus of the atom, k nucleus का charge, electron का charge upon r. So centripetal force is provided by the Coulomb force between nucleus and electron. This is first postulate of Bohr. And mass of electron V, orbital velocity of electron R, radius of orbit Ze, charge of nucleus E, charge of electron, single Z,
एटॉमिक नंबर और k ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने स्टडी किया था k इज प्रोपोर्शनल कूलॉम कॉल। ठीक है। Yes, sir. Rightly for first postulate in an atom the electron revolve around the nucleus in certain circular orbit नेक्स्ट लाइन में लिखो कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the electron provides the necessary centripetal force. That is ये फॉर्मूला नोट कर लो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल k कैरी b अपॉन r स्क्वायर। ये डायग्राम स्क्रीन लो ये वेयर सिंबल के बारे में अपन को शो करना पड़ेगा कि सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।